शुक्राचार्य भी कहते हैं। देवगुरु हैं बृहस्पति और दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य। कई बार ये कंपैरिजन आता है कि शुक्र में और बृहस्पति में, दोनों में महान कौन थे। विद्याओं में दोनों बराबर थे, बट एक मृत संजीवनी विद्या थी शुक्र के पास में, महादेव की दी हुई, जिससे वो मरे हुए को भी जीवित कर सकते थे। मृत संजीवनी, क्योंकि देवताओं ने तो पी रखा है अमृत, वो मरेंगे नहीं, तो दैत्यों को कौन जीवित करेगा। तो उसके लिए शुक्राचार्य ने महादेव की पूजा की थी, अर्चना की थी, तपस्या की थी और मृत संजीवनी ले ली। अब इसका मीनिंग फिजिकल वर्ल्ड में कैसा आता है कि आपका वीनस मरते हुए में भी ताकत डाल देगा। वीनस के जितने कैरेक्टर है ना, इंसान अपने लोएस्ट को हिट कर रहा हो उसे ब्राइट कर देंगे। सौंदर्य, पैसा, खूबसूरती, महक, फ्लरिशनेस, समृद्धि। इंसान नीचे से नीचे गिरा होगा, वो भी ऊपर उठकर खड़ा हो जाएगा। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर किसी के फैमिली में कोई 6 नंबर है, वो पूरे फैमिली को तार देगा, फैमिली का ऑरा मेंटेन कर देगा। उसे एक शो स्टॉपर कहते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं निराला करते हैं, इनकी अदा अलग है, इनका स्टाइल, इनका स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, यूनिक होते हैं। एक पार्टी के अंदर राहु वाली पर्सनैलिटी आए और वीनस वाली पर्सनैलिटी आए कपड़े पहन के। राहु का कॉन्फिडेंस ऐसे होगा, जाली वाली टी शर्ट और येलो कलर की जीन्स, ये डाल रखी है ब्लैक कलर की जाली वाली टी शर्ट और येलो जीन्स, और कॉन्फिडेंस यहां पर। मरकरी एलिगेंस, एक स्टाइल, एक स्टेटमेंट, बहुत जबरदस्त पॉइज, बॉडी लैंग्वेज, वो मेंटेन करने वाला एक वीनस है। वीनस का कैरेक्टर बहुत ही प्रभावशाली होता है, एक रॉयल कैरेक्टर होता है। बट साथ ही साथ अगर राहु को देखें ऐसे में, तो राहु कभी हम राहुल सॉरी कह दिया मैंने, कभी मुझे राहुल नाम से पता नहीं क्यों राहु याद आता है, राहु से राहुल, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। वीनस के बिल्कुल उल्टा शेड है राहु का और उधर सैटर्न का। सैटर्न स्टाइल को कभी पर्सपेक्टिव में रखता ही नहीं। राहु का स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल यूनिक। वीनस इनके बीच में एक अच्छी पर्सनालिटी बनकर उभरता है, रॉयल कैरेक्टर लेकर उभरता है। तो वीनस को सौंदर्य का रूप कहते हैं। इसलिए वीनस की पर्सनालिटी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही रॉयल और बहुत ही संभली हुई पर्सनालिटी कहते हैं। वीनस इमोशन से मरता है, वीनस अपनों से मरता है, वीनस रिश्तों से मरता है, अपने से ज्यादा दूसरों को तवज्जो देता है, प्रायोरिटी देता है, इसलिए मरता है। और दूसरों को प्रायोरिटी भी इसलिए देता है क्योंकि अकेलेपन से बहुत डरता है। तो वीनस पर्सनालिटीज को हम कहते हैं एक बार अपने दिल पे काबू पाना, कभी दूसरों के साथ में लगने के चक्कर में अपना सर्वनाश कर दो। पॉलिटिशियन भी है वीनस। एक होता है प्लानिंग, एक होता है प्लॉटिंग। वीनस प्लॉटिंग का नंबर है। नंबर 2 को हमने प्लानर बताया था, प्लानिंग का नंबर था। नंबर 6 हमारा प्लॉटिंग का नंबर है। दिमाग बहुत तेज चलता है। मैथमेटिक्स कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि आगे आगे क्या होने वाला है। बोलेंगे कुछ नहीं, चेहरे पर नहीं आएगा, बट समझ सब कुछ है। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, अपनी एबिलिटीज को कम आंकते हैं, दूसरों की ज्यादा आंकते हैं। वीनस का मेजर इंपैक्ट जो आता है वो आपके गोनेड्स पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे आता है। नाभि के नीचे या बोले आंतों वाले एरिया से नीचे वाला पार्ट जितना भी है वो हमारे वीनस का गवर्निंग एरिया होता है। इमोशंस को भी डील करता है। तो माइंड का रेस्टलेसनेस भी वीनस भी कंट्रोल करता है हल्का सा, मून के साथ साथ। तो आप इसको जो आप नाभि से नीचे के पार्ट्स कह रहे हैं, तो बेसिकली इसका कोई लिंक मूलाधार चक्र से होता है? मूल में ना आपके पास्ट लाइफ, आपके पेरेंट्स या आपके स्टबर्न इश्यूज होते हैं। पर जो आपके लस्ट और डिजायर होते हैं स्वादिष्ठान में होते हैं। स्वाद का स्थान स्वादिष्ठान, तो स्वादिष्ठान चक्र है जो कि वीनस गवर्न करता है, या मून का डार्क साइड गवर्न करता है, या सैटर्न भी गवर्न करता है। ये 3 प्लैनेट इसी एरिया में आते हैं। 3 लॉजिक आता है इसके अंदर। तो अगर आपने ये जो स्वादिष्ठान का बताया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वीनस है ये काफी फूडी भी कह सकते हैं उनको? वीनस पेटू होते हैं, एक नंबर के पार्टी होल्डर, पार्टी ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं इसे। इनसे बढ़िया पार्टी कोई नहीं दे सकता। आप अगर कहें पार्टी करनी है तो वीनस की पॉकेट में अगर 1000 रुपए हैं, ये 1000 के 1000 स्पेंड कर देगा। शायद 200 रुपए कहीं से मांग के ले आएगा, 1200 की पार्टी कर देगा। तो दे आर द बेस्ट होस्ट पॉसिबल। फूडीज हद, खाने में इतना ध्यान कि 24 घंटे सोच खाने की और जीवन में खुश रहने की।
झोपड़ी में रहते हैं ना तो राजा की तरह रहते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कार्मिक नंबर केतु, राहु भौतिक 7, राइट? 7th नंबर। तो 7 नंबर नेक्स्ट नंबर केतु। केतु को पढ़ने के लिए हमने जैसे राहु को पढ़ा था, राहु भौतिक है और केतु कहते हैं आध्यात्मिक। 7 ऐसे लिखा जाता है, ये जमीन और ये जमीन के नीचे। ओके। ये दुनिया में नजर नहीं आते, जमीन के नीचे नजर आते हैं। मैंने साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स की बात करी, स्ट्रक्चर्स ऑफ नंबर्स की बात करी। केतु को समझने के लिए इनकी ग्राउंडेडनेस और ग्राउंड के नीचे की पकड़, ये समझनी बहुत जरूरी है। ये सीधे नहीं है 7, ऐसा नहीं है, तिरछा 7 है। अब इंसान किस नंबर को लिखता है उससे भी उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है। ग्राफोलॉजी कहते हैं हम इसे। आप कैसा स्ट्रोक बनाते हैं, नंबर को कैसे इंकित करते हैं, वहां से भी एक मार्कर क्रिएट होता है। तो केतु का जो करेक्टर है हमारे पास में वो ऐसा होता है कि दिखते नहीं है, ये विजिबल नजर नहीं आते। इनका जितना कृत्य होता है ना छुपा हुआ रहता है। ओके। रिसर्च वर्क में, कहीं किसी खोजबीन में लगे रहते हैं। और नॉर्मली भी ये कहीं सरहद पर नजर नहीं आना चाहते, किसी सतह पर नजर नहीं आना चाहते। बैकग्राउंड में खेलेंगे, गेम खेलते रहेंगे आराम से। अपने रूट्स में अटैच रहते हैं काफी। रूट्स अटैच है, अपनी जड़ से अटैच है। दुनिया में कहीं चले जाए खुशी अपने घर में आके मिलती है। ओके। राहु बाहर घूमेगा खुश रहेगा, केतु जड़ पे ही आगे खुश होगा। इसलिए केतु को तलाक करने का कारक भी कहते हैं कि केतु आपको अपनी जड़ के पास ले आता है। ओके। राहु को भटकने का कारक बोलते हैं, ये भटकान में घूमता है, दुनिया पसंद आती है। केतु को दुनिया नहीं सजी नहीं सकती। केतु ऐसा प्लेनेट है, इसकी खुशी अपने पितरों के साथ है। तो ऐसे काम भी करेगा जहां पितरों का या तो प्रायश्चित होगा, या उनके लिए फाइनेंस कहीं ना कहीं करेगा, या उन पे साधना करेगा, ध्यान करेगा। जो कर्म वो कर रहे थे उसी को आगे लेके चलेगा। ओके। तो पितरों की लीनिएज को आगे लेके चलेगा, उनके इश्यूज भी आगे लेके चलेगा, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी, उनकी डिफॉर्मिटी, उनके फिजिकल कंडीशन वो भी लेके चलेगा। केतु एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं बॉर्न टीचर। आपके घर केतु पैदा हुआ हो तो हम कहते हैं बाप पैदा हुआ है। ओके। क्योंकि ये पैदाइशी शिक्षक होते हैं, ये पैदाइशी गुरु होते हैं, बाप पैदा होते हैं। इनसे सब सलाह लेते हैं। ओके। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि दूसरों की कम सुनते हैं, अपना डिक्टेशन ज्यादा देते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना है। वर्ड बाय वर्ड, फ्रेम बाय फ्रेम डिक्टेशन देंगे सामने वाले को। ओके। कंफ्यूज नहीं है, सामने वाले कर सकते हैं। राहु खुद में कंफ्यूज है पर कोशिश करेगा सामने वाले को ना करे। केतु खुद में क्लियर है बट सामने वाले को गेम में घुमा सकता है। प्लैनेट बहुत प्यारा है, प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन वाला है, बट इसे हम कई बार डिफिकल्ट लक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इनके साथ ना कभी कभी अभाग्य जुड़ा होता है। एक सौभाग्य होता है, एक अभाग्य होता है। कैसे? क्योंकि लाइफ में कोई एक नुकसान होता है इनका, इसके बाद इनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। ओके। एग्जैक्टली। केतु वाले जितने लोग सुन रहे हैं, लाइफ को ऑब्जर्व कीजिएगा। लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज खोएंगे और तब इनकी सारी 7 चक्र की ऊर्जा जागृत होगी। 7 मतलब 7 चक्र भी होते हैं। इनके अंदर हीलिंग की एबिलिटी जबरदस्त होती है, इनके अंदर रीडिंग की एबिलिटी जबरदस्त होती है, बट सामने वाले को रीड करने से पहले इन्हें अपने आप को जागृत करना होता है, कुंडली को ऊपर उठाना होता है। और वो कई बार इनकी चॉइस से नहीं उठती, वो यूनिवर्स की चॉइस से उठ जाती है। कुछ खोएंगे और कुछ बहुत बड़ा पाएंगे। तो इसको इससे लिंक कर सकते हैं कि जो 7 नंबर है केतु का जी, इन लोगों ने लाइफ में एक ऐसा मिसहैपनिंग या ऐसा इंसिडेंट हुआ जी, जिससे अपने आप अध्यात्म में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली कहते हैं कि जैसे जहां शोक होता है वहीं श्लोक बनता है। अध्यात्म में सुखी होके कोई नहीं आता, मेजरली हम ऐसा देखते हैं। राइट। अध्यात्म में सारे रोते पीटते पहले आते हैं, उसके बाद में कुछ महानता पाते हैं। हैप्पीनेस आपको मोमेंट्री हैप्पीनेस देती है। आपका जो पेन है ना, वो आपको एक मोमेंट्री और एटर्निटी वाला फैक्टर भी देता है। अब ये डिपेंड करता है, आप पेन में अगर जड़ित हो गए तो आप पेन में ही चलेंगे, अगर आप पेन के अंदर जागृत हो गए तो आप ब्लिस तक पहुंच जाएंगे। ओके। तो केतु के अंदर ये फैक्टर होते हैं। रीढ़ की हड्डी वाला एरिया गवर्न करता है, तो स्लिप डिस्क वगैरह का एरिया जैसे हम कहते हैं वो यहाँ केतु में होता है। टांगों में दर्द, शाइटिका पेन, ये केतु के साथ कनेक्टेड होते हैं। 8 नंबर, नेक्स्ट नंबर शनि। अब शनि को जब हम देखते हैं तो गोल मटोल नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है। डरते बहुत है लोग बेसिकली इस नंबर से, हुआ बना रखा है इसका।
जो कैरेक्टर सूर्य के हैं वही कैरेक्टर शनि के हैं, बट दोनों एंटी हैं। एक उजाले से डील करता है, एक काल से डील करता है। महाकाल का भक्त कहते हैं इसे, काल कारक कहते हैं इसे। बिल्कुल। जीवन देने वाला है बृहस्पति, मृत्यु के बाद का कर्म देने वाला है शनि, या जीवन में कर्म देने वाला है शनि। शनि का दूसरा भाई प्राण लेके जाता है यम। शनि का ही दूसरा भाई प्राण लेता है। तो भाइयों में भी इनका ऐसा वर्क प्लेसमेंट है जो आसपास है, एक प्राण लेता है, एक प्राण के पहले और बाद में कर्म को देखता है। अच्छा, शनि के भाई हैं यमराज? यस। ओके। यम और यमी शनि के भाई बहन है, यमुना जिसे हम कहते हैं। ओके। यमुना और यमराज शनि के भाई बहन है। सूर्य सभी नवग्रहों को रूल करते हैं, और जहां नवग्रहों की सीमा चली जाए, काल में आ जाए, शनि रूल करते हैं। ओके। दोनों की टेरिटरी भी ऐसी है। सूर्य अपने आप में जीते हुओं का देवता, शनि जो हार जाए उसका देवता। सेवकों का लॉर्ड कहते हैं या अटर्नल सेवक कहते हैं इसे। सन दूसरों से मेहनत कराने वाला, सैटर्न खुद सारा परिश्रम करने वाला। ओके। सन हमारी बोन्स को डील करता है, सैटर्न जॉइंट्स को डील करता है। ये पिता पुत्र आसपास रहते हैं, जहां पिता होगा वहीं पुत्र मिलेगा। मणिपुर पे आपका सूर्य की शक्ति होती है, मणिपुर के नीचे स्वादिष्ठान पे शनि मिल जाते हैं। ओके। ये हमेशा कोऑर्डिनेशन में चलते हैं साथ में। लोग कहते हैं एंटी हैं, ये एंटी हैं बड़े कॉम्प्लीमेंटिंग भी हैं। एक को दूसरे की आवश्यकता है, दूसरे को पहले की। जब तक पहला नहीं आएगा दूसरा नहीं आ सकता, तो कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें पराशर सिस्टम में, पराशर ऋषि ने कहा था कि हमारे पास केवल वही यूनिवर्स में हमें इंपैक्ट डालेगा जो हमारी दृष्टि में आएगा। ओके। तो नवग्रह कहे थे उन्होंने। नवग्रह में से भी 7 ग्रह जो होते हैं राहु केतु के अलावा हमें नजर आते हैं। या अपने सोलर सिस्टम में हमें लास्ट पेरिफेरी पे सैटर्न नजर आता है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ह्यूमन की एज से फालतू होते हैं, तो जीवन के चक्र में नहीं आ पाते। एक बार यदि आएंगे तो सारे जीवन चलते रहेंगे। 248 ईयर्स का स्पैन है किसी का और ज्यादा स्पैन है, तो एक साइकिल ऑफ लाइफ में नहीं आ सकते। इसीलिए हमारा लास्ट प्लैनेट जो बना है पराशर सिस्टम के, वो बना है सैटर्न। सन और सैटर्न का डिस्टेंस बहुत दूर होता है साथ में, क्योंकि इनकी अप्रोच भी ऐसी है। मरकरी और सन आसपास होते हैं। ओके। इनकी अप्रोच ऐसी है। सैटर्न वाली पर्सनालिटीज कभी अपने पिता के साथ अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाते। पिता से दूरी, या बड़े लोगों से दूरी, या राजा महाराजा से दूरी, या रजस से दूरी। तमस के पास, रजस से दूर। ओके। ये सैटर्न का पर्सपेक्टिव है। और अकेले में बैठना चाहते हैं, लोनलीनेस वाला काम कहते हैं। इनको अंधेरा माहौल पसंद आता है। मैंने कपड़ों की बात की थी, सैटर्न कभी कपड़ों की परवाह नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगे गठरी में से कपड़े निकाले कहीं पहन के चले गए कि बेटा प्रेस तो कर लेते। ओके। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीब होते हैं, एकदम साधारण से बन के रहते हैं। उपलब्धि बहुत बड़ी पाली होगी, शक्ल पे नहीं आएगी। सन वाली पर्सनालिटी उपलब्धि नहीं होगी पर शक्ल पे आ जाएगी। दैट सन पर्सनालिटी। सैटर्न और सन ऐसे एंटी पर्सनालिटी बन के चलते हैं हमेशा। सैटर्न हमारी आंख, हमारे जॉइंट्स, हमारे गम्स, इन पर बहुत इंपैक्ट आता है। अभी हम 8 के बारे में 8 के बारे में बात करें। सूर्य का स्ट्रक्चर है अपराइट, सिंगल लाइन। शनि है घुमा हुआ, बिल्कुल उल्टा। मैं अपने कोर्सेज के अंदर एक बात कहता हूं, आपको से भी शेयर करता हूं कि अगर आप 8 नंबर के 2 हिस्से कर लें तो 2-3 के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बिल्कुल। आधा 3 यहां पे, आधा 3 यहां पे। तो जितना पागल शनि है उससे आधा पागल 3 नंबर भी है। ओके। तो बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों आधे पागल कहलाते हैं। शनि को यदि हम पूरा पागल कहते हैं तो एटलीस्ट बृहस्पति आधा पागल तो है इसके हिसाब से। बृहस्पति यदि ज्ञान कारक है तो शनि के पास ज्ञान पास्ट का भी है। ओके। पिछले जीवन का भी ज्ञान है। बृहस्पति यदि लोगों को खुशी देता है तो शनि उस खुशी की गहराइयां तक दिखा सकता है आपको कि खुशी के पीछे क्या है। शनि शक करने का नंबर भी है। नंबर 8 जो है डाउटिंग प्लैनेट कहते हैं इसे। हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी वाला माइंड चलता है। तो इन्हें हम कहते हैं कि आप कहीं फॉरेंसिक सर्विसेज में जाएं, इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जाएं, आईबी में जाएं, आप
सीबीआई में काम करें, डिटेक्टिव बनिए, जहां शक करें तो ये बहुत शक करते हैं, नजर रखते हैं सामने वाले पे। केतु में भी कैरेक्टर होते हैं, शनि में भी कैरेक्टर होते हैं कि नजर रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूं, जब भी कोई आप नंबर कंसिडर करें, उसके एक आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर भी कंसिडर करें। ओके। जैसे नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 2 और नंबर 4 दोनों कैरेक्टर शेयर करते हैं 3 वाले। ओके। यस, न्यूमरोलॉजी के अंदर ये इंटरलिंकिंग एक चेन होता है कि आगे वाले कैरेक्टर भी आपके अंदर होते हैं, पीछे वाले कैरेक्टर भी होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो साथ के नंबर्स होते हैं, इनकी एनर्जीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। Exactly, उनकी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, साथ में जुड़ के चलते हैं। शनि के बाद हमारे पास आता है अंतिम नंबर 9। अब एक लाइफ की बहुत प्यारी फिलॉसफी है, उसे 6-9 फिलॉसफी कहते हैं, यिन यांग फिलॉसफी कहते हैं। ओके। नंबर 6 अगर हम लिखें तो ऐसा होता है जैसे माता का गर्भ। बिल्कुल। और नंबर 9 लिखें तो एम्ब्रियो। अगर आप प्लांट को मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स किसी ने सुना हो, एक दल वाले और 2 दल वाले जो बीज होते हैं, आप वहां उसे कभी माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो ऐसे नंबर 9 की शेप में होता है। बिल्कुल। एक नंबर 6 की शेप में भी होता है, ये वूम्ब होता है। नंबर 9 को बीज कहते हैं, नंबर 6 को हम कहते हैं गर्भ और नंबर 9 को कहते हैं बीज। ओके। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। इंसान यदि अध्यात्म में उठ जाए तो नंबर 9 बन जाता है, इंसान भौतिकता में चला जाए तो नंबर 9 उल्टा हो जाता है, नंबर 6 बन जाता है। भौतिकता में आप क्या इंक्लूड करते हैं? भौतिकता में हम ये कहेंगे कि आप अपने व्यसनों में लगे रहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे। ओके। आप ज्ञान से दूर हो जाते हैं। नंबर 6 को हम कहते हैं गर्भ, भौतिक शरीर। नंबर 9 को कहते हैं ज्ञान। किसी भी नंबर का जो सर्कल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने शून्य की बात की थी आपसे। जब शून्य नीचे होता है तो आप भौतिक होते हैं, जब शून्य ऊपर चला जाता है तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। ओके। जिस भी नंबर में सर्कलिंग बन जाएगी नीचे की तरफ, वो फिजिकल डिजायर जरूर रखेगा। जिसके अंदर ऊपर सर्कलिंग हो गई वो स्पिरिचुअल डिजायर जरूर रखेगा। अगर आप नंबर 3 को देखें तो आधा सर्कल नीचे, आधा सर्कल ऊपर, थोड़ा थोड़ा रहेगा। एग्जैक्टली, उसमें स्पिरिचुअल भी है, फिजिकल भी है। नंबर 5 के नीचे सेमी सर्कल नीचे को है, एक अंदर की फिजिकल डिजायर भरी पड़ी है, निकालने में मुश्किल होती है। नंबर 6 पूरा फिजिकल डिजायर से भरा पड़ा होता है, एक्टिवेट हो सकता है जब जागृत होगा तब, बट पूरा डिजायर नीचे है। अब नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 ऊपर को है, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है। तो नंबर 9 को कहते हैं मार्स, मंगल। हर चीज के लिए मंगल जरूरी है। पढ़ाई करनी है तो मंगल चाहिए, ज्ञान अर्जित करना है तो मंगल चाहिए, पैदा करना है किसी को तो मंगल, शादी के लिए तो मंगल, मांगलिक देखते हैं शादी के लिए। बिल्कुल। जिस भी चीज के लिए आप काम करते हैं मंगल देखना जरूरी पड़ता है। अगर किसी के चार्ट में मंगल की पोजीशन स्ट्रांग ना हो तो कहते हैं तुम्हारे कार्य में आगे जाकर व्यवधान आ सकते हैं। ओके। तो मार्स आपका एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको बिगिनिंग की, प्रिकॉशन की एनर्जी देता है। इसे वॉरियर कहते हैं, इट्स अ वॉरियर प्लेनेट। ये राजा के लिए नायक या सेनापति की तरह रोल करता है। इस सेना को, पूरे नवग्रह को लीड करता है। तो मतलब किसी भी ग्रह की पावर को लीड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? मार्शियन एनर्जी। तो मार्स की एनर्जी अगर आपके साथ में है तो आप लीडिंग एबिलिटी रखते हैं। मार्स एग्रेशन का प्रतीक भी है क्योंकि हमारे मूल आधार पे आता है मार्स। ओके। मार्स हमारे बिल्कुल शरीर के मूल पे आता है। एग्रेशन, एंगर, विगर, वेलर, ये सारी प्रॉपर्टी मार्स के अंदर है। मार्स के अंदर एक हिम्मत है लड़ने की, किसी से प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की भावना। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, छोड़ूंगा नहीं। ये मार्स है, ये शांत नहीं बैठता। जैसा नंबर 1 है उसका 1 नंबर लीडर है, उसके जैसा ही है सेनापति। जैसा वो वॉरियर है वैसा ये भी वॉरियर है, बट एक फर्क है, वो खड़ा हुआ वॉरियर है, झुका हुआ वॉरियर है। ओके। तो ये इससे झुकना आता है, आध्यात्मिक हो सकता है। मार्स को जब मैं पढ़ाता हूं तो हनुमान जी का कैरेक्टर लेते हैं कि बचपन में मार्स वैसा होता है जैसे बचपन में हनुमान जी थे, कि भाई आपका बच्चा है, सूर्य खा गया, अब तो पिटना बनता है। तो इंद्रदेव ने पीट दिया, पापा वायुदेव थे, हवा बंद कर दी। ऋषि मुनि कपड़े उठा के ले गया कि या तो मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कपड़े तंग उठा के ले जाऊंगा, तुम्हें तंग करूंगा। तो मार्स का बचपन ऐसा ही होता है, काफी उत्पाती। पर बड़े होते ही जैसे प्रभु श्री राम मिले तो सारे प्रश्न शांत हो गए, ना प्रश्न रहे ना उत्तर, क्योंकि उनके प्रश्न करने से पहले ही राम ने उत्तर पहुंचा दिए।
तो ये मार्स के साथ होता है कि अगर मार्स अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में चला गया तो मार्स एक बहुत सुपीरियर स्पीशीज बन के इवॉल्व होता है। तो ऐसा होता है कि जो लोग, जितने भी लोग अध्यात्म से अट्रैक्टेड हैं और उसमें जाते हैं, तो अधिकतर ऐसे लोग 9 हो सकते हैं। अध्यात्म के अंदर तो वैसे बहुत सारे नंबर हैं, 7 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, पर अगर आप देखो विरली हिम्मत करी किसी ने, विरली एकदम से ऐसी हिम्मत जो कि कोई ना कर पाए, मार्स है। छलांग लगाई, समुद्र पार कर दिया छलांग लगा के, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और बिलीफ सिस्टम भी नहीं होगा उसका कि लंकापति है अंदर, उसकी पूरी सेना है और तू वहां उसकी अशोक वाटिका तबाह करके आ रहा है घर में घुस के, तो उसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए होती है या बुद्धिहीनता चाहिए होती है। तो हनुमान को हम कहते हैं कि बुद्धिमती थी उनमें, बुद्धिमान थे, बुद्धिमता इतनी ज्यादा थी कि पता है सामने कौन बैठा है, वहां परिहास करके आए। उसने कहा पूंछ में आग लगा दूं, उसी की आग उसी की पूंछ ले, मजे पूरे कर दिए कि भाई तेरा ही तबाही तेरी कारण से आएगी, और बता के आ गए कि जो आ रहा है ना वो मुझसे पावरफुल है, बिवेयर ऑफ दिस थिंग। रावण से घबरा गया था कि एक बंदर ऐसा है तो इस बंदर का स्वामी कैसा होगा। वहां से कहते हैं कि लंका के अंदर एक खलबली मचनी शुरू हो गई थी कि इफ दिस कैन हैपन टू लंका, दिस कैन हैपन टू एनीवेयर एल्स आल्सो, एंड इफ दिस डन बाय अ मंकी, सिंपल मंकी, व्हाट राम इज। और पूरी सेना आ रही है। एग्जैक्टली। तो राम को हम 1 नंबर से नोट करते हैं, हनुमान को 9 से नोट करते हैं कि जब 9 आता है तो 1 से लेकर 9 तक की सारी सेना आती है। राजा है 1, हनुमान है 9, और पूरी बीच में 2 से लेकर 8 तक की सेना। तो इट कम्स एज अ कंपेनियनशिप। अब आपने नंबर्स को जब सुना ना, तो आपको भी महसूस होगा कि कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनका। लोग ना नंबर्स को बहुत फिजिकली डील करते हैं, आप इससे प्रेडिक्शन भी करोगे आगे जाके, लोग इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट आप उनका आध्यात्मिक साइड तो कभी सुनते ही नहीं। बिल्कुल। मार्स आपके रक्त से डील करता है, आपकी जेनेटिक्स से डील करता है। ओके। मार्स की सबसे बड़ी जो हम रेमेडी कराते हैं कि जाकर ब्लड डोनेट कर दो, अपने रक्त का दान दो, सबसे बड़ा कोई दान नहीं है। फलता है। कार्मिक क्लियरेंस करने के लिए लोगों को मैंने बहुत बार कहा है, ब्लड डोनेट करो, अपना निकालो ब्लड से बाहर। मार्स का जो एबिलिटी है वो एक्सपेंडेबल एबिलिटी है। आप लिमिटेड समझ रहे हो मार्स को, मार्स इज एक्सपेंडेबल। कई सिस्टम है हमारे पास, जैसे कबालिक सिस्टम है, कीरन सिस्टम है, कैलेडियन सिस्टम है न्यूमरोलॉजी के, वो 9 नंबर को, मार्स को इंक्लूड ही नहीं करते, वो महान नंबर कहते हैं। ओके। ये नंबर नहीं, अपने आप में फिलॉसफी है। आपने भी बहुत अच्छा 9 नंबर में इंक्लूड किया एक शादी को लेके। आई थिंक इंडिया में काफ़ी लोग इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग 9 है या जो किसी भी नंबर से रूल होते हैं, अगर उनका 9 मतलब जो प्लेसमेंट है मंगल की, अगर वो खराब है तो शादी में भी प्रॉब्लम आएगी। शादी में भी आएगी, जिंदगी में एटीट्यूड में भी आएगी, बच्चे पैदा करने में भी आएगी, जीवन जीने में भी आएगी। और एक शक्ति का मतलब स्त्री का यदि 9 नंबर ज्यादा होता है तो शक्ति शिव से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। शक्ति के सामने शिव भी झुकते हैं। इसलिए हम स्त्री के चार्ट में मार्स को कंसिडर करते हैं, पुरुष के चार्ट में नहीं करते, क्योंकि पुरुष की सारी शक्ति मिलाकर भी स्त्री का बाल बाका नहीं कर सकती। और स्त्री का यदि एक मंगल भी भारी हो गया तो पुरुष के चार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है वो जानते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी मंगल ही होता है। तो आप जब किसी की लाइफ में एंटर करते हैं तो फर्स्ट हाउस से एंटर करते हैं। यदि आपका मंगल ही खराब हो गया, आपने पहला कदम ही गलत रख लिया, तो एग्रेशन ही एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि मंगल का जो शांति है वो 30 साल के बाद हो जाती है। जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो शांत होता है मंगल, पर ऐसा दिखता नहीं है। मंगल शांत करने के लिए अपने कर्मों पे काम करना होता है। आप अपनी फिजिकल डिजायर को एक तरफ रख के केवल अपने कर्मों पे प्रभु में लीन होकर काम करें, आपका मार्स कुछ नहीं कहेगा आपको। कोई भी बच्ची परेशान हो, मांगलिक हो, केवल उसको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने को बोल दो, शादी सफल होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पति की हेल्थ पर ना पत्नी की हेल्थ पर। ये मैं काम करा चुका हूं खुद। अच्छा, पेड़ों से शादी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। मार्स का मतलब होता है भूमिपुत्र। मार्स को हम भूमिपुत्र कहते हैं, जमीन से जुड़ा होता है। तो ग्राउंडिंग एनर्जी आपको करनी होती है एब्सॉर्ब। तो पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जो आप विवाह करते हैं तो सारी ऊर्जा आपके पार्टनर के पास और आपके पास डिसिपेट होती है। पेड़ से जब विवाह करेंगे तो पेड़ की ग्राउंडिंग आप लेंगे, आपकी ऊर्जा पेड़ ले लेगा।
ओके, ये रीजन है। या तो 4 पैर वाले से शादी करते हैं या मल्टीपल पैर वाले से शादी करते हैं। पैर का मतलब होता है ग्राउंडिंग। तो इसीलिए मार्स में ये मैरिज कराई जाती है, या तो एनिमल से या प्लांट से। अच्छा, रीजन है इसके पीछे भी। बिल्कुल। या शालिग्राम से कराते हैं, विष्णु से, जो प्रथा के होल्डर हैं, जो प्रथा को, जमीन को होल्ड करते हैं। कच्छप अवतार में विष्णु ने, कच्छप अवतार में पूरी जमीन को होल्ड करा है अपनी पीठ पर। कच्छप अवतार कछुए का अवतार। ओके। जिसने जमीन को होल्ड करा है उससे शादी कराते हैं ताकि ग्राउंडिंग हो जाए। ये बहुत लॉजिकल चीजें थी। हमने जो प्रेजेंटेशन सुनी है वो बहुत ही अलग टाइप की है। कोई साइंस पढ़ना चाहेगा तो उसकी पूरी साइंस है। कई लोग शायद इसको बिलीव करें, कई लोग ना करें, ये उनका पर्सपेक्टिव। लॉजिकल लोग अभी भी इस बात को जानते हैं और मार्शियन इफेक्ट से बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक की सीक्वेंस। अब आपने नंबर्स के बारे में बताया जी, मेरे को अच्छी बात ये लगी ना, आपने बाकी सब की तरह बस ये नहीं बताया कि आपका ये नंबर है तो अब ये कर लो, आपका ये कर लो। क्योंकि आपने बताया कि जब तक मैं किसी की बर्थ डेट पूरी इलैबोरेट खोलूंगा नहीं, पूरी बर्थ डेट, ट्रू, इसमें डेट, मंथ और ईयर, ट्रू, उसके बिना नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो ऐसा भी है कि अगर कोई अपनी लाइफ में नंबर्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जानना चाहता है तो सिद्धार्थ जी उनकी मदद कर सकते हैं। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरा कोर्स भी है। अगर वो पूछना चाहते हैं हम उसमें भी कर रहे हैं। और मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं ना, मैं पहले उनका न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ। ओके। मैं कोई भी क्लाइंट बिना गाइडेंस के नहीं लेता। महादेव से पहले गाइडेंस लेता हूँ, उनका चार्ट एनालिसिस होता है, डेट एनालिसिस होता है, उनका ऑरा स्कैन करता हूँ। परमिशन मिलती है तो क्लाइंट लूंगा, नहीं तो ना बोल देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हाँ बोल मैं हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर एक के निमित्त नहीं हूं। मेरा कार्य कुछ लोगों के निमित्त है, उन तक पहुंचेगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यदि मैं किसी के कार्य को लेने से मना कर दूं तो कृपया मुझ पे प्रहार ना करें, क्रोधित ना हो, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हर चीज के लिए हमें गाइडेंस नहीं मिलती। लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत बार एग्रेशन में आ जाते हैं कि आपने हमें मना कैसे किया। मैं कहा मैंने नहीं करा, मेरी औकात नहीं है हाँ बोलने की या ना बोलने की। मुझे वहां से मंजूरी आएगी तो मैं आगे कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी के साथ भी अनैतिक नहीं करते हम। हाँ, कोई अपने व्यवहार के दायरे को क्रॉस कर दे तो वहां फिर हमें सख्ती से पेश आना पड़ता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप आइए, आप बात कीजिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, हजारों की तादाद में कॉल आती हैं। इतने सारे कॉलर्स हैं मेरे पास में, सब थक जाते हैं। कॉल की जगह यदि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे ना, मैं खुद पर्सनली हर एक व्हाट्सएप के मैसेज को देखता हूं। क्या थोड़ा लेट दो लेकिन रिप्लाई आएगा। मैंने अभी कल भी रिप्लाई करा है। 1 हफ्ते पहले के मैसेज तक मेरे पास स्टोर्ड थे, क्योंकि मेरे पास 4000 मैसेज आए हुए थे फोन के अंदर। एंड वाज डिफिकल्ट। आप खुद जा समझ सकते हैं, 4000 मैसेज को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हमें नहीं पता था किस किस के आए हुए हैं रिप्लाई, या किस किस ने हमें कॉन्टैक्ट करा है। मैंने पर्सनली उनको पिंग करा, अपने एडमिन्स के नंबर भेजे। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज जब कांटेक्ट करें थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपका सोल्यूशन आप तक पहुंचेगा। और आप बार बार कहीं दिन मिस हो जाए तो अगले दिन, उसके अगले दिन हमें टेक्स्ट करके बार बार तंग करें, हम तंग होने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे एडमिन्स के नंबर है आपके पास में, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको सोल्यूशन देने में। पर प्लीज गुस्सा मत करें, क्योंकि कई लोग बहुत हेट करते हैं। आई अंडरस्टैंड सर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने लोगों का विश्वास अपने साथ रखना अपने आप में बहुत है। और मेरे को नहीं लगता है कि मतलब 1 या 2 पॉडकास्ट तक आपका इतना बड़ा ज्ञान सीमित हो पाएगा। मैं ट्राई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको दोबारा परेशान करूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के थ्रू किसी एक काम हो। जी बिल्कुल। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ जी। हमारे पास, हम कैंसर पे स्पेशलाइजेशन है हमारा। ओके। कैंसर के पेशेंट की हेल्प करते हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल से हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, कांटेक्ट करते हैं। देखिए, आप कई बार होता है कि मेरी फीस कोई अफोर्ड ना कर पाए, कि मेरा हर किसी पेशेंट का कार्मिक क्लियरेंस लेता हूं मैं उनसे। मेरा हर किसी का कार्मिक क्लियरेंस होता है। अगर मैंने उतना ऋण नहीं लिया जितना मैंने दिया, तो मुझ पर और मेरे परिवार पर इंपैक्ट आता है। तो उसके लिए हम गाइडेंस लेकर एक अमाउंट तय करते हैं कि हमें इतना लेना है। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरा अमाउंट आप ना पे कर पाए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये मेरा घमंड नहीं कि मैं ही चलाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं ही मरूंगा, मैं ही काम करूंगा, मुझे ही पैसे चाहिए। नहीं, आप सबसे जुड़े। आप यदि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग है हर सैटरडे को। फ्री मूनलाइट मेडिटेशन है हर पूर्णिमा को, हम मूनलाइट मेडिटेशन कराते हैं सबको ऑनलाइन जूम पर। और हमारे पास जो डिस्टेंस हीलिंग है वो व्हाट्सएप पे होती है, हर शनिवार को है। इस बार हमारे पास 8000 नेम्स थे इस सैटरडे को। ओके। वी रिसीव क्वाइट एन गुड अमाउंट ऑफ नेम।
और मजे की बात, हमने अभी पूर्णिमा का मेडिटेशन किया था, हमारे पास 900 लोगों ने ऑनलाइन आके साथ में मेडिटेशन किया था हमारे। अमेजिंग। तो इट्स क्वाइट अ फिगर। इवन हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि 500 लोग हमारे जूम में आ पा रहे थे, बाकी सारे कहीं ना कहीं और मोड में हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अलग मेडिटेशन किया। बट आप बार बार आ सकते हैं, बार बार कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई टेस्ट करना चाहता है कि हीलिंग वो करती नहीं करती है, वो भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। आपने अभी बहुत अच्छा एक बताया, मैंने कभी नहीं सुना ये चीज़ कैंसर पेशेंट्स का, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक इसका आंसर नहीं मिल पाया, किसी के पास इलाज भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में, हम इसके बारे में पूरा पॉडकास्ट करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बताइए आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, और इसका आपके पास अभी तक एक्यूरेसी रेट किस लेवल का है? देखिए, कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है कि हमें पहले कर्म चेक करने होते हैं। तो हम उनके जन्म पत्री देखकर कर्म चेक करते हैं। जन्म कुंडली में हमारे पास डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। यदि नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, वहां से भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद जब गाइडेंस मिल जाती है हर तरीके से, तो हम उनके केस को हाथ में लेते हैं। जितने भी केस हाथ में लिए, रिलीज मिला है। कई बार एनर्जी रिलीज हो जाती है क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज पे था, प्राण बॉडी नहीं छोड़ पा रही थी, ये भी होता है। ओके, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, कैंसर के पेशेंट का ये भी हाल हुआ है कि 2 हफ्ते या 2 दिन वाले पेशेंट भी आए मेरे पास में कि डॉक्टर ने बोला कुछ दिन हैं, 4 या 5, और सर 2-3 साल हो गए हैं, नहीं हिल रहा। ओके, विदाउट एनी मेडिसिन? कोई मेडिसिन नहीं है, नो केमोथेरेपी, नो रेडिएशन थेरेपी, नथिंग। अमेजिंग सर। अगर ऐसा आपके पास बाय गॉड ग्रेस ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई नॉलेज अवेलेबल है, तो हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप ये सोचिए, हर हफ्ते 8000 लोग क्यों विश्वास दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। यदि कैंसर का पेशेंट पर्सनल हीलिंग कराना चाहता है, अमाउंट पे करे, नहीं अफोर्डेबिलिटी है, सिर्फ टेस्ट करना चाहता है, फ्री में हीलिंग कराए, उससे भी इंपैक्ट आएगा। और मैं अपने हर पेड कम्युनिटी मेंबर को भी फ्री हीलिंग डिस्टेंस ग्रुप में जोड़ता हूं कि आपके परिवार की हीलिंग वहां डालिए। आपकी हीलिंग तो हम कर रहे हैं, आपके परिवार की हीलिंग कौन करेगा? क्योंकि कैंसर का पेशेंट खाली खुद नहीं भुगतता, पूरी फैमिली सफर करती है। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है। मैं कहता हूं फ्री ग्रुप में आओ, पैसे के लिए हीलिंग डालो कि तुम्हें पैसे मिले, मनी के लिए हीलिंग डालो। और उन्होंने अपनी हीलिंग के पैसे खुद कमाए। कि सर आपसे ही चार्ट रीडिंग करानी है, आपसे ही हीलिंग करानी है, पैसे कमवाइए हमें। आप ऐसा कुछ बताइए जिससे पैसे कमा के हम अपने संपन्नता की तरफ आए। तो ये भी हमने करके देखा है, और मैं आपके व्यूअर्स को ऑन कैमरा बताना चाहता हूं, ये भी हमने काम करा हुआ है मनी हीलिंग का। लोग बहुत परेशान होते हैं सर, कैंसर बहुत कॉस्टली डिसीज है। बिल्कुल सर। अगर इस ऐसी चीज में अगर मेरा चैनल, मेरे व्यूअर्स से कोई भी आपकी किसी भी तरह की हेल्प कर पाए इस मुहिम में, मैं बोलूँगा अगर आपने सर ये चीज़ सोची और लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं एक तरह से कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मैं अगर आप किसी के लिए कुछ कर गए उसके लिए वही भगवान है। अगर हम किसी के प्राण बचा पाए सर आपके नॉलेज से, प्रभु है। मैं खुद को लकी बोलूँगा कि मैं आपके साथ सीट शेयर कर पाया, आपके साथ पॉडकास्ट कर पाया, एंड आई होप कि मैं आपकी नॉलेज हर तरह के लोगों तक पहुँचाऊँ जो लाइफ में किसी भी एक्सपेक्ट में, क्योंकि ना मैंने ये पर्सनली बिलीव किया है कि जो लोग इस नॉलेज के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते, वो कहीं ना अपनी प्रॉब्लम्स को भूत प्रेत से, नेगेटिविटी इश्यूज से लिंक करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीज़ नहीं होती, बट एक कहते हैं ना कि 50% चांसेस है कि क्या पता आपके लाइफ में आपकी कार्मिक प्रॉब्लम चल रही हो, एक छोटी सी रेमेडी और आपसे कॉन्टैक्ट करके पूरी उनकी लाइफ बच सकती है। एक बात और यहाँ ऐड करता हूँ, आपने बहुत सही पॉइंट बोला, भूत प्रेत वाला जो पॉइंट बोला। मैंने अभी कैंसर का पेशेंट देखा, उस पर श्राप भी था, फैमिली पे कर्ज था। भूत बाधा भी होती है, प्रेत बाधा भी होती है। हम उस एनर्जी से भी डीलिंग करनी बताते हैं, कैसे आपको डीलिंग करना है। जी, तो हमारे पास में कई वैरायटी के पेशेंट आते हैं, और सर बार बार ना हम ये बात पे मैं पर्टिकुलरली फोकस करूंगा कि अपने एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को खुद पढ़ के देखो। किसी बाबा के, किसी ज्योतिष के चक्कर में क्यों अड़ सकते हो? खुद न्यूमरोलॉजी सीखो, कैंसर क्यों हुआ, डिसीज क्यों आई, कंडीशन कैसे आई, जान लो ना। अमेजिंग सर। अगर ऐसा है तो आई थिंक आप बहुत जल्दी सारे ये जो नकली बाबा, ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, इनकी दुकानें बंद कर सकते हैं। मैंने कैंसर के फॉर्मूलाज पूरे काम करे हैं, किस किस चार्ट में कैंसर बन सकता है, आगे जाकर भी हमने इस पे भी काम करा है। मेरा पूरा रिसर्च है इसके ऊपर, एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी, नक्षत्र में भी।
तो आप जान सकते हैं घर में किस किस को कैंसर हो सकता है, संभावना भी है। ओके, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ढंग से पढ़ेंगे बच्चे। पर सर इतना सीरियसली कोई इस विद्या को लेता ही नहीं है। अभी आप देखना इसी वीडियो पर मुझे कई सारे कमेंट डिफरेंट भी आएंगे कि ये क्लेम तो करते हैं, ये तो ये करते हैं। देखिए होता क्या है, लोग कर्म को नहीं समझते, कर्म भी समझना पड़ता है। कैंसर का पेशेंट चाहता है कि आप हमें बचा ही लें। यदि महादेव ने, काल ने तय कर दिया किसी को जाना है तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। हां, पीड़ा रहित या पीड़ा सहित ये हो सकता है। और मैंने पर्सनली फील किया है कि जब भी लोग आप जैसी पर्सनालिटीज के पास आते हैं तो बेसिकली ना जादू एक्सपेक्ट करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन, कि आप ऐसा कुछ बता दो कि 24 घंटे में करोड़पति बन जाऊंगा, 24 घंटे में कैंसर खत्म हो जाएगा, आप हैरी पॉटर की चढ़ी घुमाओगे और मंत्र बोलोगे और सब कुछ ठीक। सर ये बहुत हमें ना डेली गालियां सुनने को मिलती हैं इस चीज के लिए। आपने तो पॉडकास्ट में कहा था आप चमत्कार करते हैं। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि कर्म के बगैर कुछ हो सकता है। मैं हर पॉडकास्ट में कर्म को कर रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा। 3 स्तर पर यदि व्यक्ति एकजुट हो जाए, कैंसर क्या बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देगा। पर मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं और, कर्म कहीं और, मुश्किल है। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जल्दी मैं आपको परेशान करूंगा फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।